नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लिया भाग। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं से यूपी को मिलेगी विकास की गति। कृषि और पर्यटन पर रहेगा खास फोकस। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान देश में गेहूं, आटा, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की कीमतों में दर्ज की गई कमी। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल में खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाए कई कदम, जिनका असर दिख रहा है कीमतों पर। सरकार ने डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में नए प्रयोग करने वाले 75 उद्यमियों की सफलता की कहानियों से किसानों को कराया अवगत। दिल्ली में एक समारोह में 75 स्वदेशी पशुओं की नस्ल की लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी। डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में लगे किसानों को मिला इसका फायदा। हर घर दस्तक 2.0 के दूसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों घर घर जाकर लोगों को लगा रहे हैं कोविड का टीका। 2 महीने तक चलने वाले इस विशेष टीकाकरण अभियान के तहत खास जोर रहेगा 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की प्रिकॉशन डोज पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के दौरे पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एट 3.0 में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के औद्योगिक विकास और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की हकीकत को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल के साथ ही विभिन्न कंपनियों के मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों ने $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। उन्होंने कहा कि भारत G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन बदल रहा है और देश के विकास में अहम योगदान दे रहा है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम हुआ है। कानपुर देहात के इस गांव में हुए कार्यों और दौरे के बारे में कानपुर देहात की सीडीओ सौम्या पांडे से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परोह गांव आ रहे हैं, जो राष्ट्रपति का गांव है। पहली बार एक साथ इस गांव पर आ रहे हैं और किस तरह से इस गांव में बदलाव की कहानी लिखी गई है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर देहात की सीडीओ सौम्या पांडे। सौम्या, अगर हम देखें क्या बदलाव आया है, अगर हम परोह गांव में देखें बीते 5 वर्षों में? ये बहुत अद्भुत पल होगा जब 3 जून को माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदया, चारों महानुभाव यहाँ पधारेंगे और गांव का भ्रमण करेंगे। गांव में पथरी माता का मंदिर के दर्शन के उपरांत अंबेडकर भवन की मूर्ति पे माल्यार्पण हो और उसके बाद मिलन केंद्र, जो माननीय राष्ट्रपति जी का पैतृक निवास है, वहाँ समूह की महिलाओं की जो
ट्रेनिंग की गई है उसको देखेंगे और फिर आके यहाँ पे जन सभा को संबोधित करेंगे। छोटा सा एग्जीबिशन भी हमने लगाया है, उसको भी वो उसका अवलोकन करेंगे। हम लोगों ने एक ब्रांड दिया है देहाती, क्योंकि कानपुर देहात में है तो हमने देहाती नाम का ब्रांड दिया है। उसका बुकनू, बेसन, चना और सत्तू भी वो माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करेंगी। प्रदर्शनी लगाई गई, इस प्रदर्शनी में क्या खास बातें हैं आप थोड़ा? जी, ये प्रदर्शनी बहुत खास है कई मायनों में। यहाँ जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सब महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जनपद में क्या उपलब्धियां हैं उसको यहाँ दर्शाया गया है। जैसे कृषि में किसान की आय को दुगना करने के लिए जनपद में जो जो काम किए गए हैं, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे किसान हैं जो बहुत अच्छी लाल भिंडी और बहुत बड़ी लौकी, उनका रिकॉर्ड भी है, वो उगाते हैं, उनको दर्शाया गया है। साथ ही साथ समूह की महिलाओं का प्रोडक्ट दर्शाया गया है। इसके अलावा जल अभिषेक एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, हम लोग योजना कह लें या मिशन कह लें, जनपद में चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर इस वर्षा ऋतु में 12,700 करोड़ लीटर का जल संचयन जल आंदोलन की मदद से हम लोग करा रहे हैं, उसको दर्शाया गया और इस गांव का 3D मॉडल भी दर्शाया गया है। साथ ही साथ परौख गांव की वेबसाइट भी बनाई गई है जो प्रदर्शनी में दर्शाई जाएगी और एक नया ऐप बनाया गया है, ई पहल ऐप, जिसमें GIS के माध्यम से अमृत सरोवर और जितना भी जल संरक्षण में काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसको भी दर्शाया गया है। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसका नाम है मेरा परौख मेरी धरोहर, और उसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव का लोगो लगा के, जहाँ सभी महानुभाव अपनी फोटो भी हम अनुरोध करेंगे कि वहाँ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो किस तरह से परौख गांव में बदलाव आया है और जो कार्यक्रम है इस बारे में विस्तार से बता भी रही थी CDO कानपुर देहात की सौम्या पांडे कि किस तरह से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके जीवन में परौख गांव में बदलाव आया है और तमाम योजनाएं जो जमीनी स्तर पर उतरी हैं इस गांव में। कैमरामैन संदीप के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, कानपुर देहात। और खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान देश में गेहूं, आटा, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल में खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका असर कीमतों पर दिख रहा है। खाद्य सचिव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत में खाद्यान्न की कीमतों का न बढ़ना सराहनीय है। एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया और कहीं पर ड्यूटी को रेशनलाइज करने की ज़रूरत थी तो ड्यूटी का रेशनलाइजेशन किया गया। और सरकार ने एक जो बड़ा फैसला लिया था फ्यूल प्राइसेस को रिड्यूस करने का, वो भी किया गया। उसका इम्पैक्ट जो है सभी लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर होता है। तो ये कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो फूड प्राइसेस के ऊपर भी आपने देखा। कि सभी कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली जो है वो उनके प्राइसेस बहुत एबनॉर्मली बढ़े हैं। तो और आज जो है जो ट्रेड है वो ग्लोबल ट्रेड है, कनेक्टेड वर्ल्ड है। तो उसको देखते हुए जो हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल हुआ है वो ग्लोबल सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि वो असर साफ दिखता है। और डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाले 75 उद्यमियों की सफलता की कहानियों से सरकार ने किसानों को अवगत करवाया। दिल्ली में एक समारोह में 75 नए उद्यमियों को निमंत्रण के साथ 75 स्वदेशी पशुओं की नस्ल की डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका फायदा डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में लगे किसानों को मिला। डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में युवा पीढ़ी नए नए इनोवेशन को लेकर आ रही है, जिससे इस उद्योग को तो उछाल मिल ही रहा है, किसानों को भी सीधा फायदा इससे हो रहा है। किसानों तक नए नए उद्यमियों की सफलता की कहानी पहुंचाने के लिए सरकार ने एक अनूठी पहल की है। देश भर के 75 नए उद्यमियों को एक समारोह में शामिल किया, जिन्होंने डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है। पशुओं की नई स्वदेशी नस्ल विकसित की है और डेयरी उद्योग को मांग के अनुरूप तैयार किया है। समारोह में कई किसान ऐसे भी थे जिन्होंने पशुपालन में नए प्रयोग किए और आज सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। खुद उनकी सफलता की कहानी पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किसानों के सामने रखी। गांव में वो मजदूरी करने के लिए आए, वहीं से इनको गाय के पालन की कहीं से लिंक मिल गई और वो गोपालन में लग गए। देशी गिर गाय का उन्होंने संवर्धन किया। और ज्यादा बातें मुझे नहीं कहनी है, मैं एक ही बात बता के उसको अभी उनकी स्टोरी को समाप्त कर रहा हूं। अब उनके पास 1 लाख रुपये का पगार लेने वाला एक CEO है।
इस मौके पर ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को आगे ले जाने में काफी काम किया है। बड़ी संख्या में देश भर से आए किसानों ने इस समारोह में शिरकत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किए गए इस समारोह में 75 नए उद्यमियों के साथ 75 स्वदेशी नस्लों की डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई गई। नीरज सिंह, दिल्ली। और हर घर दस्तक 2.0 के दूसरे दिन स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को कोविड का टीका लगा रहे हैं। 2 महीने तक चलने वाले इस विशेष टीकाकरण अभियान के तहत खास जोर 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के प्रिकॉशन डोज पर रहेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर घर दस्तक 2.0 के दूसरे दिन स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घर घर जा रही हैं। कोई अभी भी कोविड टीकाकरण से वंचित तो नहीं रह गया है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर पता लगा रहे हैं। यही नहीं, 60 साल से अधिक उम्र के वो लोग जिनको प्रिकॉशन डोज अभी लगा है या नहीं, इसका भी पता लगा रही हैं। हर घर दस्तक 2.0 के तहत आप देख रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता हैं घर घर जा रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं कि आपको पहली डोज लगी है कि नहीं, दूसरी डोज लगी है कि नहीं, या फिर जो प्रिकॉशन डोज है वो लगी है कि नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त हर घर दस्तक अभियान के तहत आशा वर्कर घर घर जा कर के लोगों से पूछ रही हैं और उनका रजिस्टर में नाम दर्ज कर रही हैं। लोगों का नाम, एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और उनको कौन सी डोज लगी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तीनों डोज को पूछ के फिर वो कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, दोनों का पता करके फिर उसमें लिखते हैं। जिनको सेकंड डोज लगी है उनको थर्ड डोज के लिए बुलाते हैं, बूस्टर डोज के लिए, और जिनको फर्स्ट लगी है उनको सेकंड डोज के लिए। ऐसे लोग जो टीकाकरण साइट पर नहीं जा सकते, उनको घर में ही जाकर आशा कार्यकर्ता कोविड का वैक्सीन लगा रही हैं। मेरे सेकंड डोज लगी है। आशा कार्यकर्ता मेरे घर आके लगा के गए हैं। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी हर घर दस्तक 2.0 अभियान के तहत कोविड का वैक्सीन लगवा रहे हैं। मेरी ये सेकंड डोज है। मैंने फर्स्ट डोज ले ली थी, या सेकंड डोज है, और इसलिए कि कोरोना से बचाव हो सके हमारे लिए। मुझे फर्स्ट डोज लग चुकी है, मेरे को स्कूल में लगी थी। अब सेकंड डोज में लगवाने आई हूँ और आप सबको भी लगवानी चाहिए। कोरोना से बचाव करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने और कोई भी टीका लगवाने से वंचित न रह जाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 2 महीने का हर घर दस्तक 2.0 अभियान चला रहा है। ये अभियान 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत वृद्धाश्रम, जेलों में और ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोगों के साथ साथ स्कूलों में भी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। और दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग बड़ी मात्रा में देखे जा रहे हैं। राजधानी के ITO इलाके में ली गई यमुना की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पानी में दूर दूर तक जहरीले झाग फैले हुए हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि देश भर की मंडियों का क्या भाव है। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में 1 जून को सरसों का भाव था 6,230 रुपए। 2 जून को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,230 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 1 जून को यहाँ सरसों का भाव रहा 6,277 रुपए। 2 जून को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 6,287 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 जून को सरसों का भाव रहा 6,250 रुपए। 2 जून को उसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,260 रुपए। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी इस दौरान सरसों के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ बुधवार को सरसों का भाव था 6,350 रुपए। गुरुवार को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,360 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो दादरी मंडी में सरसों का भाव रहा 6,500 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए।
मैनपुरी मंडी में सरसों 6,260 रुपए पर बिकी, जबकि वाराणसी मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,630 रुपए पर हुए। भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 27,193.20 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2020-21 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में काली मिर्च का कुल निर्यात 17,600 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 16,840 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी आई और निर्यात 13,540 टन का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में काली मिर्च का निर्यात 3,460 टन बढ़कर 17,000 टन के पार जा पहुंचा। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा और कुल काली मिर्च का निर्यात 19,979 टन के पार पहुंच गया। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,37,30,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपने फसलों का रखरखाव। असम में इस समय खेतों और बागों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ नींबू वर्गीय फलों के अलावा पपीता, केला और दूसरे फलों के छोटे पौधों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा दें। असम में फिलहाल ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई न करें। इसके साथ ही जो किसान सब्जियों की बुआई या रोपाई कर चुके हैं वो खेतों में पानी जमा न होने दें। असम में साली धान की नर्सरी तैयार करते रहें। असम के पहाड़ी इलाके में मौसम साफ होने पर दलहनी फसलों की कटाई करें। मेघालय के किसान भी इस समय मक्का और सब्जियों के खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। वहीं नागालैंड के किसान मक्के की कटाई के अलावा आलू की खुदाई कर लें। मिजोरम में तैयार भिंडी की जल्द से जल्द तोड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ मक्के के पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें। मिजोरम में ही मक्का और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें, जबकि त्रिपुरा में मौसम साफ रहने पर बोरो धान की कटाई का काम पूरा करें और फसलों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। त्रिपुरा के ऊपरी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के किसान इस समय मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले में इस समय भारी बारिश को देखते हुए किसान अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके अलावा सिक्किम में भी अदरक के खेतों में पानी जमा न होने दे। सिक्किम में ही इस समय तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों के पौधों को सहारा दें। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है।
मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी की मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। किसान दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। सेनेगल दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारतीय समुदाय से मिलकर खुशी जताते हुए नायडू ने कहा कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से अपने बड़ों का सम्मान किया जाए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत किया जाए। इस मौके पर नायडू ने कहा कि हमें मातृभाषा में बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनधन योजना भारत की सर्वाधिक उत्तम योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर डीडी न्यूज डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। सप्ताह भर चलने वाले कॉन्क्लेव का शीर्षक है 8 साल मोदी सरकार, सपने कितने हुए साकार। डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ कई विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। डीडी न्यूज नेटवर्क और सोशल मीडिया हैंडल के अलावा कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा भी कवर किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिनों की यात्रा के पहले चरण में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। 4 से 6 जून तक चेक गणराज्य की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर चेक गणराज्य के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा होगी। चेक गणराज्य अगले महीने की 1 तारीख से यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालेगा। डॉक्टर जयशंकर स्लोवाकिया और चेक गणराज्य में भारतीय छात्रों सहित प्रवासी भारतीयों के विभिन्न समूहों के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत ने मई 2022 में माल निर्यात के मासिक मूल्य में 37.29 बिलियन डॉलर की यानी कि 15.64% की वृद्धि हासिल की है। पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रसायनों जैसे क्षेत्रों के स्वस्थ प्रदर्शन के कारण मई 2022 में ये अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि इस महीने के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 23.33 अरब डॉलर हो गया है। देश में कोविड के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 193 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 10,22,000 से अधिक टीके लगाए गए।
आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत एट 75 के समारोह के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शुक्रवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर खेल मंत्री युवा साइकिल चालकों के साथ 7.5 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर तय की। इन रैलियों का उद्देश्य लोगों को शारीरिक फिटनेस गतिविधियों के लिए अपने दैनिक जीवन में साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना है तथा मोटापे, आलस, तनाव, चिंता जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाना है। 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर भी साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया। गुवाहाटी और मुंबई में भी इस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई खिलाड़ियों के साथ साथ भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। विश्व साइकिल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक फोटो ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ विश्व साइकिल दिवस पर महात्मा गांधी से बेहतर कौन हो सकता है जो हमें एक सतत और स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा दे सके। मशहूर संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी का गुरुवार को गुरुग्राम में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। पंडित भजन सोपोरी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी बड़ा योगदान दिया। कश्मीरी वाद्य यंत्र संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाने का श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ साथ भजन सोपोरी को भी जाता है। और आज किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।